हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोगों का। मात्र 1 महीने बाद आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपसे दोस्तों रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल पर 4-5 रेगुलर वीडियोज अपलोड होंगी। ठीक है, एक दिन में 4-5 वीडियोज अपलोड होंगी। सभी वीडियोज को आपको देखना है, क्योंकि 1 महीने में एक बेहतर तैयारी में कराने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से सभी लास्ट तक देखना है आप लोगों को। आप वीडियो को शेयर भी करना है ताकि सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि 1 महीने आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और अपना दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़िए। ठीक है, इधर उधर फालतू बात सोचना नहीं, क्योंकि मात्र 1 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज आपको देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 लाभों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझते हुए चलेंगे तब बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे, नहीं रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे आप। ठीक है, देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 लाभों की विवेचना कीजिए। तो चलिए देखिए उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे। पूछा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोई 2 लाभ लिखना है हमने। तो चलिए उत्तर में लिखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 लाभ निम्नलिखित हैं, तो देखिए पहला लाभ यह है कि गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तु मिलती है। ठीक है, पहला लाभ तो ये हो गया कि गरीब लोगों को नियंत्रित जो मूल्य फिक्स रहता है उसी मूल्य पर उनको क्या करती है, वस्तु मिलती है। और दूसरा है कि खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का न्यायोचित वितरण किया जाता है। ठीक है, तो यह 2 लाभ आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 लाभ हैं, और 2 लाभ आप इसको याद कर सकते हैं और इसे लिखना है। तो दोस्तों अपने नोट कॉपी बना लीजिए, रेगुलर वीडियोज देखिए, समय बहुत कम है आप लोगों के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अगर क्लियर हो गया होगा तो हम बढ़े क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे देखिए आ गया है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि विकास से क्या तात्पर्य है। पूछ रहा है कि विकास से क्या तात्पर्य है। तो देखिए उत्तर आप क्या देंगे कि विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा समानता आदि विकास के महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि विकास से क्या तात्पर्य होता है। विकास वह चीज होता है कि किसी देश की सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, और स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा समानता आदि विकास के क्या महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, सबको एक कैटेगरी में रखा जाए, सबको एक प्रकार से समानता मिलनी चाहिए और सभी लोग स्वतंत्र हों। ठीक है, ये चीज़ क्या होता है, विकास का महत्वपूर्ण भाग है। तो दोस्तों हमें तो नहीं लगता है कि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, आप याद कर पाएंगे, 1-2 लाइन के क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे याद कर लेंगे, वीडियो को देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम में प्रेजेंट भी कर देंगे इसको अच्छे ढंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर क्लियर हो गया हो तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया है आप लोगों की स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण में गिरावट हो रही है, तो उसके कुछ हमको उदाहरण बताना है, और उसके कुछ एक सूची बताना है, कुछ एक सूची बना के उसमें लिखना है, और वो सूची वो बनाना है जो आपने अपने आसपास देख रहे हो। ठीक है, वो सूची बताना है आप लोग कि पर्यावरण की गिरावट में कुछ उदाहरण के तौर पे उसे कुछ बताना है। तो देखिए क्या कैसे उत्तर आप लिखेंगे कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उदाहरण निम्नलिखित हैं, तो पहला तो फर्स्ट मृदा अपरदन है, तो आप लोग जानते ही हैं मृदा अपरदन पर्यावरण गिरावट के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। और दूसरा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से जल प्रदूषण, ये भी बहुत खतरनाक है। और तीसरा भूजल के स्तर में गिरावट। और चौथा क्या है कि गाड़ियों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं के द्वारा ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। ठीक है, और क्या कह रहा है यहाँ पे, उसके नीचे लिखना पड़ेगा कि वनों का तीव्र गति से कटाव किया जा रहा है, जिससे जंगली जानवरों के आवास संकुचित हो रहे हैं और साथ ही इनका शिकार भी किया जा रहा है। तो यह पॉइंट जो है पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण है, आप इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बस देखिए इसमें कोई ज़्यादा समझने की दिक्कत है नहीं, बस मृदा अपरदन, दूसरा रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों के उपयोग से जल प्रदूषण, भूजल के स्तर में गिरावट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक मापने का सूत्र बताइए। शरीर
द्रव्यमान सूचकांक मापने का सूत्र बताइए। तो उत्तर आप लिखेंगे कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक मापने का सूत्र निम्नलिखित है। कह रहा है कि शरीर जो द्रव्यमान सूचकांक मापने का सूत्र बताइए कि किस सूत्र से हम शरीर का द्रव्यमान सूचकांक माप सकते हैं। तो देखिए, शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI बराबर क्या होता है। अगर कोई भी शरीर का द्रव्यमान सूचकांक मापना हो तो व्यक्ति के भार में उसके लंबाई स्क्वायर का भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सूत्र क्या बन जाएगा, व्यक्ति के भार वो भी किलोग्राम में होना चाहिए और लंबाई मीटर में होना चाहिए, उसका स्क्वायर कर देके भाग देंगे तो हम लोग का शरीर का द्रव्यमान सूचकांक निकल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर चौथे में आप लोगों को। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो बेहद अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। ठीक है, कह रहा है इसमें कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। तो चलिए उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों के निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, तो कौन कौन से वर्ग में। तो पहला वर्ग आपका है संगठित क्षेत्रक, और संगठित क्षेत्रक हेडिंग डाल के आपको लिखना है इसमें कि इस क्षेत्रक में सभी गतिविधियां एक पद्धति के अंतर्गत होती हैं, अर्थात संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित रोजगार होता है। ठीक है, तो ये संगठित क्षेत्रक में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आर्थिक गतिविधियां के एक वर्ग में ये बट गया है, दूसरा का वर्ग किस में बटा हुआ है, तो यह असंगठित क्षेत्रक में बटा गया है। एक संगठित क्षेत्रक में, दूसरा असंगठित क्षेत्रक में। और असंगठित क्षेत्रक हेडिंग डाल के क्या लिखना है आपको इसमें कि असंगठित क्षेत्रक छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। यहाँ नियत कानून की अवहेलना होती है, इसमें कोई पद्धति नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्गों में बांटा गया था आर्थिक विधियों को। तो गतिविधियों को गतिविधियों को 2 वर्गों में बांटा गया था, एक संगठित क्षेत्रक, दूसरा असंगठित क्षेत्रक। दोनों को हेडिंग याद कर लेना है और इसमें जो भी लिखा गया है इसको आपको याद कर लेना है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन से पूछ रहा है तो आप आराम से इसको लिख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 5वां क्लियर हो गया हो तो हम क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां यह आ गया है कि प्राथमिक क्षेत्रक को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए उत्तर आप लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि और सहायक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह अच्छा क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां अगर क्लियर हो गया हो तो हम लेके चलें आप लोग को अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7वां यह कह रहा है आपसे कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 6 नंबर का पूछता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो देखिए उत्तर में आप लिखेंगे कि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश से तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। ठीक है, क्लियर। फिर आगे लिखना है कि उदाहरण के लिए हम सूचना एवं समाचार प्रौद्योगिकी के विकास को ले सकते हैं। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर व इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। भारत में रहने वाला व्यक्ति लंदन में रह रहे अपने रिश्तेदारों से बातें कर सकता है, जो दूर संचार के माध्यम से संभव हुआ है, अर्थात वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वैश्वीकरण प्रक्रिया के कारण से ही जो आपका टेलीफोन बना है और बहुत दूर संचार बने हुए हैं, जो कि आप घर बैठे आप किसी से बात कर सकते हैं। जैसे मोबाइल ही समझ लीजिए, जैसे मोबाइल ही है, जैसे हम यहाँ से वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ तक देख पा रहे हैं, तो यह वैश्वीकरण के ही अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए आप अपने से भी अपने विचारों को भी इस प्रश्न में आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार में लिखा है उसी प्रकार आपको लिखना है, आपको सिर्फ इसका अर्थ समझना है और उसी प्रकार से आपको क्या कर देना है, उसमें व्यक्त कर देना है। तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आप
आप लोगों को, तो वैश्वीकरण एक दो बार पढ़ेंगे, फिर अपने दिमाग से अपने जो भी आपके थॉट हो आप उसको उत्पन्न करके आप अपने एग्जाम में हॉल में लिख सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर जो प्रश्न नंबर 7वां था ये क्लियर हो चुका होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है कि उदारीकरण क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उदारीकरण क्या है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगाए गए सभी प्रकार के बंधनों को समाप्त करना उदारीकरण है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र में लगाए गए सभी प्रकार के बंधनों को समाप्त करना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। तो बहुत सिंपल वर्ड में लिखा गया है, आप अभी याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इस सारे क्वेश्चनों को आपको रिवीजन करके ही आपको एग्जाम में जाना है, हमारा बात मानिए। ठीक है, डेली बाय डेली 1 महीने में मैं बहुत अच्छे से आप लोग को कोर्सेज कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 और बढ़े हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आप लोग की स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और इसे सोचने और समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस लिए लागू किया गया। तो देखिए आपका उत्तर यहाँ पे लिखेंगे आप कि बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक उपभोक्ताओं का शोषण उत्पादकों तथा विक्रेताओं के द्वारा किया जाता रहा। इस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलनों के द्वारा दबाव डाला गया। यह वृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध और सुनिश्चित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से जाना प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि कोपरा के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो इतना तो लिखना ही आपको पड़ेगा। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और अच्छे से प्रश्न उत्तर 8वां को क्लियर हो सके कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस प्रकार अगर लिखते हैं तब जाके आपको 6 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बेहद अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया हो तो हम क्वेश्चन नंबर 10 में और बढ़ें। और क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे ये कह रहा है कि सूचना का अधिकार हमें किस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराता है। कह रहा है सूचना का जो अधिकार है हमें किस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराता है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सूचना का अधिकार हमें सभी सरकारी कार्यों की सूचना उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि सूचना का अधिकार क्या करता है, हमें सभी सरकारी जो कार्य होता है उसका सूचना का उपलब्ध कराता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10वां भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 10वें में आपको। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा। अपने उत्तर का कारण दीजिए। ये 4 नंबर का पूछता है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा। अपने उत्तर का कारण दीजिए। चलिए देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे। उत्तर में आपको लिखना है सबसे पहले कि आज से 20 वर्ष बाद का विश्व आधुनिकतम सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। रोजगार के साधनों की पहुंच गांव तक होगी। उद्योगों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक होगा और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो चुका होगा। और इसके कारण निम्न है। तो पहला कारण एक लिख दीजिएगा कारण कि बाजारों का एकीकरण। अब बाजारों का एकीकरण क्या हम लिखेंगे आप इसमें कि आज से 20 साल बाद वैश्विक स्तर पर
किसी भी कंपनियों को अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं और यह बाजारों के एकीकरण व उद्योगों के वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाएगा। ठीक है, तो आप बाजारों का एकीकरण एक एग्जाम्पल दे सकते हैं और आप इसमें लिख सकते हैं ये चीज़। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसे बताया और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर ये 11 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं आज की इस वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होगा सामाजिक विज्ञान के अर्ध स्वास्थ्य के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत ही क्वेश्चंस आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और आज से डेली 5-5 वीडियोस अपलोड होंगी डेली, आपको सभी वीडियोस को देखनी होंगी। ठीक है, अगर अच्छा मार्क्स आप अचीव करना चाहते हैं तो, क्योंकि एक ही महीने आपके बाद पेपर होने वाले हैं तो आप दिल जान सब लगा दीजिए अब इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।